केंद्र में फिर से मोदी सरकार गठित हो चुकी है। मंत्रिमंडल गठित हो चुका है। सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। इधर बीजेपी को 2014 और 2019 से इस बार कम सीटें मिलने को लेकर के जहां पार्टी के अंदर ही अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, जो असंतुष्ट नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अंदर ही अंदर मोदी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि खुलकर नहीं आ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आया और सरकार गठन के बाद आया, वो ये है कि बीजेपी का मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जिसे शॉर्ट में संघ भी कहते हैं, संघ के नेता बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बहुत आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 10 जून 2024 को आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जो मुद्दे उठाए और सीधे सीधे जो हमले किए पीएम मोदी पर, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आरएसएस मोहन भागवत ने क्या क्या मुद्दे उठाए, बीते 10 साल आरएसएस के बड़े बड़े नेता और मोहन भागवत स्वयं क्यों खामोश रहे, क्यों चुप रहे, अब हमलावर क्यों हो रहे हैं, और आखिरकार आरएसएस बीजेपी से और पीएम मोदी से चाहता क्या है। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते आगे चल करके कैसे होंगे, आरएसएस की इस आक्रामक भूमिका का सरकार पर क्या असर पड़ेगा, इसी सवालों के जवाब आज की परिचर्चा में हम तलाशते हैं। दरअसल 10 जून 2024 को आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ऐसे ऐसे हमले करते हैं पीएम मोदी पर कि पूरी देश की सियासत बहुत गर्म आ जाती है। और एक हफ्ते से अब यही चर्चा चल रही है कि आरएसएस इतना आक्रामक क्यों हो गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या क्या मुद्दे उठाए, हम बताते हैं आपको। पहला सबसे खास मुद्दा है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि मर्यादा का पालन करना चाहिए। दूसरा मुद्दा उठाया कि राजनीति झूठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा उठाया कि सेवक की भांति देश की सेवा करें, लेकिन अहंकार ना पालें। और चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया मोहन भागवत ने, वो उठाया मणिपुर हिंसा का। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक बात और मोहन भागवत ने कही कि विपक्षी दलों को दुश्मन की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशते हैं। मोहन भागवत के हमले के बाद 3 दिन बाद ही आरएसएस के एक और बड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान राम को माना वो सत्ता में आ गए, जिन्होंने भगवान राम को नहीं माना वो सत्ता में नहीं आए। लेकिन भगवान राम ने अहंकार पालने वालों को यानी बीजेपी को सबक भी सिखा दिया, पूर्ण बहुमत नहीं दिया। अब एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार बैसाखियों पर चलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरएसएस के बड़े बड़े नेता, विशेषकर मोहन भागवत 2014 से लेकर के 2024 तक क्यों खामोश रहे। इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते शुरू से कैसे रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी में क्या अंतर है। दरअसल जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस ही है। आरएसएस ही उसका मात्र संगठन है। कहने के लिए ये भी कहा जाता है कि आरएसएस यानी संघ एक सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
ये सब कहा जाता है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि अगर मोदी के पावरफुल होने के पहले आरएसएस ही बीजेपी को पूरी तरह से नियंत्रण में लेता है, सारे डिसीजन पर्दे के पीछे आरएसएस ही लेता है और उसको बीजेपी लागू करती है। लेकिन हुआ क्या, 2014 से पहले 2 साल पहले और जाना पड़ेगा, जब 2011 में कहीं से ये उम्मीद नहीं लग रही थी कि यूपीए सरकार यानी कांग्रेस से मिली हुई सरकार सत्ता से अलग हो जाएगी, तो आरएसएस ने अन्ना आंदोलन को हवा दी। ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली में 2011 मार्च अप्रैल में जो अन्ना ने आंदोलन किया था, जिसकी देश में बड़ी चर्चा हुई थी और जिसने पूरी देश की राजनीति को पलट कर रख दिया, अन्ना आंदोलन के दौरान पूरा मीडिया, जितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं नेशनल लेवल के, वो सारे, ऐसा माना जाता है कि आरएसएस से मिलकर के सारे कांग्रेस के खिलाफ हो गए। और उस समय इतने घोटाले उठाए गए, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कौन कौन से घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसा माहौल बनाया गया कि कांग्रेस भ्रष्टतम पार्टी है और इसको सत्ता से बाहर होना चाहिए। इधर संघ ने प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी को आगे किया, जो कि गुजरात में 13 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनकर के अपना राजनीतिक परचम लहराते आ रहे थे। पीएम मोदी को बीजेपी के नेताओं से गुफ्तगू करके आरएसएस ने पीएम पद का दावेदार के लिए जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे गडकरी, राजनाथ सिंह और उस समय तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी बहुत सक्रिय थे। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे करने के लिए बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया और दोनों को 75 ईयर्स का हवाला देकर के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। इधर मोदी को पीएम बनाने के लिए आरएसएस ने पूरी रणनीति बनाई और इस प्रकार का पूरा खाका खींचा पूरे देश में कि 2014 में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही और प्रधानमंत्री बन गए मोदी। आरएसएस को लगता था कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे जो एजेंडे हैं, आरएसएस के जो एजेंडे हैं वो हम पूरे कराएंगे। इसके साथ ही पूरे देश में हम अपना संगठन बहुत मजबूत करेंगे। 1-2 साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने, 1-2 साल तो पीएम मोदी आरएसएस के सारे पर नाचते रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से ही निकले हुए हैं, आरएसएस के पूर्ण प्रचारक रहे हैं। वो संगठन का काम देखा है अच्छी तरह से। 1-2 साल बाद जब मोदी जी धीरे धीरे और मजबूत हो गए तो उन्होंने आरएसएस के नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया और पूरा फोकस इस पर लगाया कि हम बीजेपी को इतना मजबूत कर लें कि हमें आरएसएस की जरूरत ना पड़े। ऐसा देखते देखते ये सारे राजनीतिक हालात आरएसएस देखता रहा। इस बीच बीच में आरएसएस के नेता दबाव बनाते रहे मोदी पर और मोदी कुछ काम कर देते थे, कुछ नहीं कर देते थे। 2019 तक मामला ऐसे ही खींचतान का हल्का फुल्का चलता रहा। इस दौरान आरएसएस ने भी सत्ता का पूरा लाभ लिया। आरएसएस के नेताओं ने जितने देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलपति देखो तो आरएसएस के, जहां जहां राज्य में सरकारें थी वहां पर निगम मंडलों में इनकी नियुक्तियां, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आरएसएस के नेताओं ने जमकर मलाई काटी, सत्ता सुख हासिल किया। इस बात को पीएम मोदी भी समझ रहे थे। अब हुआ क्या कि 2019 के लोकसभा चुनाव में के पहले ये भी लग रहा था कि इस बार शायद बीजेपी को 2014 में जो सीटें मिली हैं उससे कुछ सीटें कम मिलेगी, क्योंकि नोटबंदी का असर था और जीएसटी का विपरीत असर पड़ रहा था। लेकिन उसी समय
पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और राष्ट्र प्रेम की ऐसी धारा बही कि बीजेपी को 2014 की अपेक्षा 2019 में 27 सीटें ज़्यादा मिली। अब बीजेपी 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। 2019 से 2024 तक पीएम मोदी इतने मजबूत हो गए, इतने पावरफुल हो गए कि आरएसएस की किसी बात को वो तवज्जो नहीं देते थे, आरएसएस के नेताओं की बातों को वो तवज्जो नहीं देते थे, ना ही भाव मारते थे। हालांकि आरएसएस के जो एजेंडे थे, धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाना और राम मंदिर और भी कुछ मुद्दे, उन पर जरूर मोदी सरकार ने काम किया और 370 धारा हटवाई, राम मंदिर भी बन गया। लेकिन जब 2024 को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 240 सीटें ही मिल गई, लगभग 63 सीटें इस बार बीजेपी को कम मिली, तो आरएसएस को हमला करने का मौका मिल गया। आरएसएस चीफ पर भी सवाल ये उठते हैं कि आप 10 साल क्यों खामोश रहे और 10 साल में क्या ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्या मोदी सरकार ने कोई ऐसे गलत फैसले नहीं लिए जिस पर कि आपको एक्शन लेना चाहिए, बयान देना चाहिए, अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। जैसे हम अब आपको बता दें कि 2016 में मोदी सरकार ने अचानक नोटबंदी लागू कर दी। नोटबंदी से जो हालात बने देश में वो बहुत चौंकाने वाले थे। उससे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, विशेषकर जो छोटे मझोले व्यापारी, छोटे मोटे लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद मनमाने तरीके से जीएसटी लागू कर दिया, लेकिन आरएसएस के किसी नेता ने या आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चू चपाक भी नहीं किया। बात आती है 2019 से 2024 के कार्यकाल में दिल्ली में 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, 1,500 किसान मौत के शिकार हुए। किसानों पर इतनी ज्यादतियां शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन आरएसएस के बड़े बड़े नेता और मोहन भागवत चुपचाप रहे, खामोश रहे। इसके बाद आते हैं अभी 1 साल के अंदर ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में जंतर मंतर पर देश के पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट, कई पदक जीतने वाले पहलवान, जिसमें कई लड़कियां हैं, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाकर 1.5 महीने तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रहे। वहां से प्रधानमंत्री आवास मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया और दिल्ली पुलिस के माध्यम से उन पहलवानों को वहां से जबरन उठा करके बाहर करा दिया। पूरे देश में हड़कंप मचा रहा कि ये देश की शान है हमारे पहलवान, इन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन आरएसएस और मोहन भागवत खामोश रहे, चुपचाप रहे। इसके अलावा पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के नेताओं में इतनी तोड़फोड़ मचाई, तोड़फोड़ करके राज्यों में सरकार बनाई, व्यापक स्तर पर कांग्रेस के और अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता नेता हैं, उनके विरोध के बावजूद लगातार भर्ती का सिलसिला चलता रहा, लेकिन मोहन भागवत खामोश रहे। दरअसल आरएसएस में टॉप 4 लीडर माने जाते हैं। पहला नंबर तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं सुरेश सोनी, तीसरे नंबर पर आते हैं दत्तात्रेय होसबोले और चौथे नंबर पर आते हैं अरुण कुमार।
सारे डिसीजन ये लगभग 4 नेता ही मिलकर करते हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत भले ही बीजेपी से नूरा कुश्ती लड़ रहे हो, लेकिन सुरेश सोनी मोदी के समर्थक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री बनाने में सुरेश सोनी जो आरएसएस के 2 नंबर के नेता हैं, उनका बड़ा रोल है। तीसरे नंबर पर आते हैं दत्तात्रेय होसबोले। होसबोले भी लगभग मोदी समर्थक हैं, हालांकि बीच बीच में थोड़ा इंजेक्शन लगाते रहते हैं कई मुद्दों को लेकर के। चौथे नंबर पर आते हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार इनमें सबसे पावरफुल माने जाते हैं, हालांकि चौथे नंबर के नेता हैं। वो भी बीजेपी के संकट मोचक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब यूपी में बीजेपी की हालत बहुत पतली दिख रही थी, बहुत खराब दिख रही थी, तो अरुण कुमार ने ऐसी रणनीति बनाई, ऐसा चुनाव प्रचार का पूरा अमली जामा पहनाया कि योगी सरकार फिर से सत्ता में आ गई। तो अब लोगों की नजरें इस बात पर है कि बीजेपी और आरएसएस में जो खींचतान चल रही है, इसका आगे चलकर क्या असर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आरएसएस ने हमले शुरू किए हैं, ये इसलिए किए हैं कि आरएसएस हमेशा इस बात को मानता रहा है कि संगठन व्यक्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए, संगठन में एक लोकतंत्र होना चाहिए। और पीएम मोदी के जो 10 साल का कार्यकाल है, इसमें पीएम मोदी ही सर्वे सर्वा हो चुके हैं। तो आरएसएस चाहता है कि सत्ता का और पार्टी का विकेंद्रीकरण हो। ये विकेंद्रीकरण किस प्रकार हो, इसके लिए आरएसएस नेताओं को और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को एक साथ बैठना पड़ेगा। आरएसएस एक बात को लेकर के और थोड़ा परेशान है कि जिनको मोदी का विकल्प बनाने की आरएसएस सोच रही थी, जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों ने मोदी के सामने, मोदी के कमजोर होने के बावजूद सरेंडर कर दिया और केंद्र में फिर से मंत्री बन गए। आरएसएस इस मुद्दे को लेकर भी चिंतित है। आरएसएस की नाराजगी का बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा कि आरएसएस की तो थोड़ी पूछताछ फिर से बढ़ जाएगी। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े फैसले हैं, तो सोच समझ के लिए जाएंगे, आरएसएस नेताओं को भरोसे में लेकर किए जाएंगे। लेकिन ये तय है कि आरएसएस और बीजेपी एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना जरूर है कि आरएसएस ने पीएम मोदी का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। ये विकल्प कोई भी हो सकता है, गडकरी भी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। हालांकि अभी इसमें कम से कम 2 साल का या 1.5-2 साल का वेट करना पड़ेगा। आरएसएस बीजेपी से नाता नहीं तोड़ सकता है। नाता इसलिए नहीं तोड़ सकता है कि मान लीजिए एक बाप बेटा है और बेटे ने कोई बिजनेस संभाल लिया है, दिनों दिन उसका बिजनेस फल फूल रहा है, वाहवाही हो रही है, वारे नियारे हो रहे हैं, तो फिर बाप की सलाह बेटा क्यों मानेगा? और बेटा भी ऐसा जो बाप की सलाह को बहुत लगातार दरकिनार करता है, कोई तवज्जो नहीं देता है, कोई बात नहीं सुनता है। लेकिन जब बिजनेस में बड़ा घाटा लग जाता है तो फिर बाप को हमला करने का मौका मिल जाता है, बेटे को समझाता है। लेकिन बाप बेटे अलग नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार आरएसएस और बीजेपी अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती है, सत्ता की भागीदारी का है। सत्ता में हमें कैसे कैसे इनका लाभ मिल सकता है, इसकी है। क्योंकि हम आपको बता दें कि बीते 10 साल में आरएसएस के कई नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सत्ता का जमकर लाभ उठाया है। हालात ये हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर बीते 20 साल से 21 साल से बीजेपी सरकार में है, अगर 1-1.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का बीच में छोड़ दिया जाए तो ये मान के चले कि 20 साल से बीजेपी सरकार में है। और यहाँ पर आरएसएस के नेताओं ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सत्ता की मलाई जमकर ली है
आनंद लिया है। हालत ये रही कि आरएसएस कार्यकर्ता के नाम पर लोग सीधे कलेक्टर एसपी के पास सीधे मिलने जाते हैं। कलेक्टर एसपी भी आरएसएस कार्यकर्ता का नाम सुन करके हथियार खड़े कर देती है। हालत ये रही कि और बीते 10 साल में तो ये हालात बन गए कि जिन्होंने कभी आरएसएस शाखा में जाने का प्रयास नहीं किया, आरएसएस के सिद्धांत क्या है, आरएसएस की नीतियां क्या है, आरएसएस का इतिहास क्या है, इससे कोई वास्ता नहीं। और जब पथ संचलन होता है दशहरे के दिन, उस दिन जो नए नए लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं आरएसएस की देश में, और काली टोपी लगा करके इतनी रैली में शामिल होकर करके इतना प्रचार करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर इतना अपने आप को प्रचारित करते हैं कि लोग ये समझ जाएं, विशेषकर नेता और जो अफसर हैं, कि ये आरएसएस के बड़े अंदर तक जुड़े हुए हैं और उसी से उनकी फिर दुकानदारी आगे चलती है। तो ये मानना बहुत बड़ी भूल है कि आरएसएस बीजेपी से अलग है या अलग हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार व्यक्त करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।